हेलो एवरीवन। तो बेटा यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपका। ये जो सीजीएल आपका या एमटीएस जो 2024 का है उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट शुरू करते हैं। अब देखो पहला आपका यहाँ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कन्वे द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक। इन दोनों में से ये जो आपका है इसमें रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या है, हमें देखना है कि भाई ये जो रिपब्लिक वर्ड है इस रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या है वो हमें देखना है। तो अब देखो रिपब्लिक वर्ड का मतलब देखना, आपने पीरियम्बल या प्रस्तावना पढ़ी थी। प्रस्तावना में आपने शब्द क्या पढ़ा था? प्रस्तावना में आपने शब्द पढ़ा था रिपब्लिक। और जब प्रस्तावना में हमने रिपब्लिक वर्ड पढ़ा था तब हमने इसके दो मतलब देखे थे। हमने देखा था कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं और 26 जनवरी को आपका संविधान लागू हुआ था। तो मतलब रिपब्लिक होने के लिए पहली कंडीशन क्या होगी कि आपका संविधान होना जरूरी है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन होना कंपलसरी है। दूसरी कंडीशन जो रिपब्लिक होने के लिए चाहिए वो है कि राज्य, राज्य जहां पे हम देश की बात करेंगे कि देश का एक निर्वाचित अध्यक्ष होना जरूरी है, इलेक्टेड हेड होना जरूरी है, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो या इनडायरेक्टली, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित हो या अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो यहां हम ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन में देखो ऑप्शन सी जो है वो आपका ऑप्शन सी क्या है आपका इलेक्टेड हेड, निर्वाचित प्रमुख। तो मतलब जो हमारे निर्वाचित प्रमुख होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं आपका प्रेसिडेंट बोलते हैं, जिसे हम आपका राष्ट्रपति बोलते हैं, वो राष्ट्रपति आपके इलेक्टेड हेड होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है वो किसके वायलेशन से, कौन सा अधिकार कौन से राइट के वायलेशन से रिलेटेड है आपका? तो बेटा ये जो केस था ये राइट टू लाइफ से रिलेटेड था, या राइट टू लाइफ जो आपका जीवन जीने का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में आता है उससे संबंधित ये केस था। बार बार मैं आपको बताता हूं एसएससी ने नए पैटर्न में पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछना शुरू किए हैं वो रिलेटेड केसेस पूछना शुरू किए हैं, और आर्टिकल में जो डेप्थ होती है मतलब आर्टिकल 21 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछना शुरू किए हैं। तो वो सारी ही चीजें आपका बहुत 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 ध्यान से हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। चलिए तो आपका पूछा जाए ए नजीब केस जो है वो किससे संबंधित था? सर ये आर्टिकल 21 से संबंधित था। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। द होल्ड हु होल्ड द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफरिंग जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ठीक है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अगर किसी जज का ट्रांसफर करना है तो वो करने का अधिकार किसका होगा? तो बेटा यहां पे ये चीज याद रखना, ये जो जजों का ट्रांसफर करने का अधिकार होता है ये अधिकार किसका होता है? सर अधिकार होता है ये प्रेसिडेंट का। ये अधिकार होता है प्रेसिडेंट का, अधिकार होता है ये किसके पास? राष्ट्रपति के पास, भारत के निर्वाचित प्रमुख निर्वाचित अध्यक्ष के पास। लेकिन राष्ट्रपति सुझाव लेते हैं, एडवाइस लेते हैं किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। राष्ट्रपति सुझाव किससे लेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश से। भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुझाव पर राष्ट्रपति जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो होता है वो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में आपका ट्रांसफर करते हैं, उन्हें हस्तांतरित जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये अथॉरिटी किसके पास होगी? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ये क्वेश्चन एसएससी ने इतने बार रिपीट किया ना कि नागरिकता से संबंधित अधिकार कौन से अनुच्छेद में आते हैं। बेटा अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक संविधान का भाग 2 जो होता है वो नागरिकता से संबंधित है। हमने नागरिकता कहाँ से ली? सर हमने ब्रिटेन से नागरिकता का कंसेप्ट लिया है। भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता भारत में लागू होती है। हमें केवल एक नागरिकता लेनी होती है यूनियन ऑफ इंडिया की, राज्यों की नागरिकता लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 5 से 11 तक जो है वो आपके संबंधित हैं नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डैश अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हो रहा है ना, कि आपका मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन से संवैधानिक संशोधन से जोड़े गए। तो बेटा 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हुआ करती थी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे 42वां संवैधानिक संशोधन आया,
42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और उसी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से 42वें संवैधानिक संशोधन से सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। तो कब ऐड हुए? 1976 में। कितने ऐड हुए? 10 ऐड हुए। अभी कितने हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। कौन से संवैधानिक संशोधन से ऐड हुए? 42 से ऐड हुए। ठीक है। क्या वोट देना मौलिक कर्तव्य है? सर नहीं, वोट देना मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। क्या टैक्स भरना मौलिक कर्तव्य है? नहीं सर, टैक्स पे करना भी आपका मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है 42 अमेंडमेंट 1976 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। Which of the following act was introduced to regulate foreign exchange in India in 1973? ठीक है, 1973 में फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, है ना, विदेशी मुद्रा का विनिमय से रिलेटेड जो अधिनियम पारित किया गया, वो अधिनियम आपका कौन सा है? विदेशी मुद्रा के विनियमितता को आपका मेंटेन करने के लिए जो अधिनियम पारित हुआ वो क्या होगा? अब आपको समझ में आ रहा होगा, आपका या तो फेरा होगा या फेमा होगा, है ना, ऐसे ही होगा, क्योंकि आपका ये वाला तो हो नहीं सकता। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो बेटा पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आएगा, बाद में उसका नाम चेंज होकर आ जाएगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले फेरा था और फेरा का नाम बाद में चेंज होकर क्या हो गया? फेमा हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मैं अभी भी आपको ये चीज बता रहा हूं, याद रखना, पहले फेरा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बाद में इसी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का नाम बदल कर क्या हो जाएगा? फेमा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होगा। ठीक है, तो ये फेरा फेमा एक ही है, लेकिन यहां पूछा शुरू जो हुआ था वो क्या हुआ था? फेरा जो है वो आपका शुरू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर आर देयर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तेलंगाना? है ना, तेलंगाना की जो विधान परिषद है, विधान सभा है, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली SLA बोलते हैं, उसमें कितने नॉमिनेटेड मेंबर हैं? बेटा आपको ये चीज़ पता होगी, नहीं पता तो आंख बंद करके एक चीज़ बस याद रखना कि हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है। अब यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस याद करने पड़ेंगे कि जहाँ पे एक से ज़्यादा नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नहीं तो बाकी सारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की विधानसभा में एक एक मनोनीत सदस्य होता है। तो यहाँ पे भी कितना होगा सर? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी 1 होगा यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत सदस्य कितने होंगे? एक सदस्य होगा। यहाँ पे एंग्लो इंडियन के बेसिस पे नहीं किया जाता, एजुकेशन या कुछ आपके अदर पैरामीटर्स पे उसे नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट करेगा कौन? मनोनीत करेगा कौन? सर राज्य का राज्यपाल, स्टेट का जो गवर्नर होगा वो मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वही आपका रिपीट हो गया, अभी आया था, ये अलग अलग शिफ्ट के पेपर थे, तो ये आपका इसमें आया। आंसर क्या होगा? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 होगा। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 होगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द पेंशन पेबल टू और इन रिस्पेक्ट टू द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सर्वेंट्स जो होते हैं, जजेस वगैरह जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जितना भी स्टाफ होता है, उनकी सैलरी जो आती है, उनकी पेंशन जो आती है, वो कहाँ से आती है? बेटा सुप्रीम कोर्ट केंद्र का है, केंद्र का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड है, पैसा है, वो कहाँ पे आता है आपका? सर केंद्र की संचित निधि, है ना, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में पैसा आता है। ठीक है, तो चाहे केंद्र सरकार के कोई भी एम्प्लॉयज हों, केंद्र सरकार के कोई भी कर्मचारी हो, या केंद्र के मंत्री हो, है ना, या केंद्र में सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो हो, उन सब की जो पेंशन आती है, उन सब की जो सैलरी आती है, वो कहाँ से आती है? भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया जो है ना, जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, वहां से ये सारा पैसा आता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर आपको भारत की संचित निधि से पैसा निकालना है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको पैसा निकालना है, तो आपको आर्टिकल 114 का यूज करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, जिसे हम क्या बोलते हैं? विनिमय विधेयक। विनिमय विधेयक पारित होगा तभी आपका कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा
निकल सकता है ना। तो तभी आपका पैसा निकलेगा। तो आपका आर्टिकल 114 बहुत इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है, कई एग्जाम्स में ये रिपीट करके पूछा गया है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, द राइट टू वर्क प्लान अंडर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2005 was implemented in how many districts of in the first phase। ठीक है, आपका एक स्कीम सुनी होगी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। जो पहले थी आपका नरेगा, नरेगा मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम करके जो था या एक्ट जो था वो आपका नरेगा था, जिसमें आपका 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि जितने भी अनस्किल्ड, देखो नरेगा में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप किन लोगों का एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट या नौकरी दे रहे हो अनस्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर को, अनस्किल्ड जिनके पास कोई स्किल नहीं है, बुनाई की, कढ़ाई की या ऐसी कोई स्पेशल स्किल नहीं है, उन्हें हम आपका दे रहे हैं। कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट हम देने की बात कर रहे हैं, 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट देने की हम बात कर रहे हैं। 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देंगे हम मनरेगा से या नरेगा से, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा से। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट फेज में लगा था, ये कितने गांवों में या कितने विलेजेस में ये इंप्लीमेंट हुआ था आपका, सर ये 200 विलेजेस में इंप्लीमेंट हुआ था। 100 दिन की नौकरी 200 गांवों में आपका शुरू की गई थी, बाद में बढ़ जाएगा। अभी ये ऑल ओवर इंडिया आपका चलता है। एक बहुत बड़ा आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है ऐसे लोगों को जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, है ना। 100 दिन के एम्प्लॉयमेंट में उन्हें इतना पैसा मिल जाता है कि कम से कम उनका जीवन यापन, उनकी लाइफ जो है वो चल पाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी 200 विलेजेस जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, When did the drafting committee publish the first draft of Indian Constitution? है ना, जो आपकी प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति ने जो पहला प्रारूप प्रस्तुत किया था वो कब किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर मैं बात करूं, ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर मैं बात करूं, ड्राफ्टिंग कमेटी की जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। इसके 6 महीने बाद प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप प्रस्तुत किया था। तो देखो अगस्त तो खत्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में, है ना। तो जो पहला ड्राफ्ट इन्होंने प्रेजेंट किया था वो कब किया था आपका, फेब 1948 में, है ना। पहला प्रारूप जो इन्होंने प्रस्तुत किया था वो कब किया था, फरवरी 1948 में किया था। देखो इसके 6 महीने बाद, बार बार ये चीज याद रखना, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं याद, आपको ड्राफ्टिंग कमेटी की डेट याद है और आपको ये याद है 6 महीने बाद, तो अपने आप निकाल लोगे कब आपने प्रेजेंट किया होगा, फरवरी में। टोटल कितने ड्राफ्ट प्रेजेंट किए थे, सर टोटल जो है इन्होंने 3 ड्राफ्ट प्रेजेंट किए थे, है ना। जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट प्रेजेंट किए थे वो कितने थे, सर 3 ड्राफ्ट इन्होंने प्रेजेंट किए थे। पहला ड्राफ्ट आया, दूसरा ड्राफ्ट आया, उसमें आपके 7000 8000 अमेंडमेंट संशोधन प्रस्तावित थे। तो कमेटी ने उनमें से छांटे, लगभग 2 से 2500 आपके संशोधन किए और तीसरा ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जो आपका पास हो गया, जिसे पास किया गया, अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, है ना। 26 नवंबर 1949 को उसे अडॉप्ट किया गया था। पीरियम्बल में ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, चलो, तो कितने ड्राफ्ट प्रेजेंट किए थे, सर 3। एक लास्ट चीज और, ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर्स कितने थे, सर ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर्स थे वो कितने थे आपके, 7 मेंबर्स हुआ करते थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी में। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी, है ना। सदस्यों के नाम आप याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रख सकते तो एक बार डिटेल्ड वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, वो जरूर देख लेना। आपके सारे क्वेश्चन जो हैं ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड वो सारे मैंने वहां पे आपके सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी फरवरी 1948 जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2020 आपका 20 जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया आपके पार्ट 9B के कुछ पार्ट को, है ना। कुछ प्रोविजंस थे, कुछ चीजें थी, प्रावधान थे आपके, इसमें संविधान के भाग 9B में, 9B में कुछ पार्ट थे, वो आपके प्रोविजंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिए, है ना, उन्हें आपका खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। तो अब आपसे पूछ रहे हैं जो आपका भाग 9B है उसमें आता क्या है। ठीक है,
तो पार्ट 9B जो है ना बेटा, वो आपका रिलेटेड है किससे? आपका वो रिलेटेड है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होते हैं उनसे रिलेटेड है आपका पार्ट 9B। ठीक है, अब 9B है मतलब बाद में ऐड हुआ होगा, तो ये ऐड कब हुआ सर? ये ऐड हुआ था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन 2011 में। ये आपका भाग 9B जो है वो जोड़ा गया था संविधान में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी जो है वो आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर सी जो होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविजन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव? है ना, यूनियन, केंद्र। तो ये यूनियन से रिलेटेड जो आपका पार्ट है वो आपसे पूछ रहा है कि संविधान के कौन से भाग में केंद्र जो आपकी कार्यप्रणाली होती है, केंद्र कार्यपालिका होती है, वो आपका आती है। ठीक है, चलो मैं आपको सीक्वेंस बताता जाता हूं जल्दी से। पार्ट 1, पार्ट 1 में क्या आता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, है ना, केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं। पार्ट 2 में क्या आता है सर? सिटीजनशिप आती है, नागरिकता आती है भाग 2 में। भाग 3 में क्या आता है सर? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट आते हैं आपके पार्ट 3 में। पार्ट 4 में क्या आता है सर? पार्ट 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीतियों के निर्देशक तत्व, है ना। पार्ट 5 में, भाग 5 में क्या आता है सर? भाग 5 में आता है यूनियन, यानी कि केंद्र। तो यहाँ पे यूनियन ही पूछा है, क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, पार्ट 5 में। अब देखो सीक्वेंस बन रहा है, वो सीक्वेंस समझना। पार्ट 5 में यूनियन आएगा, ठीक है। पार्ट 6 में, पार्ट 6 में क्या आएगा? स्टेट। पार्ट 5 में यूनियन और पार्ट 6 में क्या आएगा आपका? स्टेट। राज्य किस में आएगा? पार्ट 6 में। पार्ट 7 में क्या आएगा सर? पार्ट 7 खाली है, पार्ट 7 जो है वो रिपील हो गया है, उसमें अभी जो है वो कुछ भी नहीं आता। अब पार्ट 8 में क्या आएगा? देखो सीक्वेंस बन रहा है, यूनियन, यूनियन को हम डिवाइड करेंगे किस में? स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। तो स्टेट्स आ गए 6 में और 8 में क्या आ गए आपके? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश आ गए। अब राज्यों को हम किस में तोड़ेंगे सर? राज्यों को हम आपका राज्य से, स्टेट से छोटी जो पॉलिटिकल यूनिट होती है वो आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह होती है या विलेजेस होते हैं। तो आपका पंचायत जो आ जाता है 9 में, क्या आता है? पंचायत। 9 में क्या आ जाता है? पंचायत। 9A में क्या आ जाता है? म्युनिसिपैलिटी। 9 में क्या आ जाता है आपका? म्युनिसिपैलिटी। आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है? ये सीक्वेंस अगर आप याद रखोगे ना, आपको पार्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आपको पार्ट याद हो जाएंगे। 9A हो गया। अब सर 10 में क्या आ जाता है? 10 में आ जाएगा आपका शेड्यूल्ड एरियाज, है ना, शेड्यूल्ड एरियाज। अनुसूचित क्षेत्र जो आ जाते हैं वो किस में आ जाते हैं सर? 10 में आ जाते हैं अनुसूचित क्षेत्र। तो सीक्वेंस याद आ गया। और 11 में क्या आ जाएगा? सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन जो आ जाते हैं, केंद्र और राज्य के संबंध जो आ जाते हैं, वो 11 में आ जाते हैं। तो इस तरीके से याद रखोगे ना, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। सीक्वेंस बन रहा है, केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायती राज, नगर निगम आ गया, फिर आपका अनुसूचित क्षेत्र आ गया, और 11 में केंद्र राज्य के संबंध आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से सीक्वेंस से याद रखोगे तो ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका जो ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन डी, पार्ट 5 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Which of the following amendment to the Indian Constitution made the right to property a legal right in place of the fundamental right? है ना, संविधान में कौन सा संविधानिक संशोधन है जिसने आपका संपत्ति के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार तो बनाया, एक कानूनी अधिकार तो बनाया, लेकिन मौलिक अधिकार से हटा दिया, फंडामेंटल राइट से हटा के उसे आपका एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा ये जो हुआ था ना, मुरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी, 1978 में 44th अमेंडमेंट से हुआ था। 1978 में, ऐसे दोबारा से लिख देता हूं, 1978 में मुरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी, उससे ही आपका 44वें संवैधानिक संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर, मौलिक अधिकार मतलब पहले ही आता था आपका आर्टिकल 31 में,
पहले पार्ट किसका था? आर्टिकल 31 का। आर्टिकल 31 से हटाकर ट्रांसफर कर दिया गया आर्टिकल आपका 300A में। ठीक है, पूछा जाए संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? सर नहीं, 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। पूछा जाए संपत्ति का अधिकार क्या संवैधानिक अधिकार है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? सर हाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में आता है, तो ये संवैधानिक अधिकार है। सर ये संविधान के कौन से भाग में आता है? संविधान के कौन से पार्ट में आता है? तो ये आता है पार्ट 12 में। पहले किस में आता था? पहले आता था पार्ट 3 में, अभी आता है किसमें? पार्ट 12 में। ठीक है, तो यहां तक ये चीजें आप संपत्ति के अधिकार से याद रखोगे, राइट टू प्रॉपर्टी से याद रखोगे, है ना। ऑप्शन बी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसका सही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द बाइकैमरल पार्लियामेंट, है ना, द्विसदनीय संसद जो है, मतलब संसद के दो हाउसेज होंगे, एक अपर हाउस होगा जिसे हम राज्यसभा बोलेंगे, एक लोअर हाउस होगा जिसे हम आपका लोकसभा बोलेंगे। तो ये कहाँ मेंशन है कि संसद के दो हाउसेज होंगे, है ना, द्विसदनीय संसद होगी, ये कहाँ मेंशन है? सर ये चीज जो मेंशन है वो है आपका आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में मेंशन है कि संसद के जो होंगे वो दो हाउसेज होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए पहली बार भारतीय संसद को द्विसदनीय कब किया गया? आजादी से पहले, है ना, आजादी से पहले बाइकैमरल लेजिस्लेचर का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया? कौन से आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया? तो वो याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था, वहां पे पहली बार बाय कैमरल लेजिस्लेचर द्विसदनीय संसद की बात हुई थी, या वहां पे आपके जो पार्लियामेंट था उस टाइम पे उसे दो हाउसेज में डिवाइड किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, याद रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, बिकॉज पार्ट 3 इज, मौलिक कर्तव्य आपके भाग 3 में नहीं रखे गए, क्योंकि भाग 3 जो है वो क्या है? सर पार्ट 3 जो है ना वो लीगली एनफोर्सेबल है। लीगली एनफोर्सेबल मतलब जस्टिसिएबल है, उसके बेसिस पे हम जस्टिस डिमांड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम आपका कोर्ट में जा सकते हैं। हमने आर्टिकल पढ़े थे, आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, हमने आर्टिकल पढ़ा था 226 पावर देता है हाई कोर्ट को। ठीक है, हमने ये दोनों आर्टिकल पढ़े थे ना, कि आपका रिट्स इशू करने की पावर, अगर आपको पार्ट 3 नहीं मिलेगा तो आपका सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से रिट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से रिट इशू कर सकता है, मतलब आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट केस कर सकते हो। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है ना, वो न्याय संगत नहीं है, गैर न्यायोचित है। ठीक है, तो आपका मौलिक कर्तव्यों को भाग 3 में नहीं रखा गया, क्योंकि भाग 3 क्या है आपका? जस्टिसिएबल है, और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपके जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। समझ में आया ना? ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन इजीली समझोगे हो जाएगा, जैसे मैंने आपको चीजें समझाई हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, on 28th June 2021, the Supreme Court held that the person with disabilities having a right to reservation in promotion under Article 16 का Part 4 of the Constitution of India 1950, ठीक है, in the case of, कौन सा केस था बेटा जिस केस में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जो आपके फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, ठीक है, 1 आई 1 हैंड 1 लेग, इस तरीके से और भी उनके कंडीशंस होते हैं, तो जितने भी फिजिकली हैंडीकैप होते हैं ना उन्हें प्रमोशंस में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो आपका आर्टिकल 16 के पार्ट 4 में मेंशन है, वो आपका फिजिकली हैंडीकैप पे भी इंप्लीमेंट होगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो सुप्रीम कोर्ट ने आपका कौन से केस में बोला? बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जो केसेस हैं, चाहे वो पुराने केसेस हो या करंट के केसेस हो, बार बार पॉलिटी के क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, एसएससी उन क्वेश्चंस को पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो केस था, ये केस था बेटा आपका लीसमा जोसेफ, है ना, लीसमा जोसेफ है ना, लीसमा जोसेफ करके जो है वो वाला केस था, जिसमें ये आपका
पूछा गया। तो केरल वर्सेस लिसमा जोसेफ के केस में मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। देखो फंडामेंटल ड्यूटी वाला क्वेश्चन इसने कितनी बार पूछ लिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी। मैंने अभी आपको बताया था 42nd अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1976, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कितने फंडामेंटल ड्यूटी? 10। अभी कितने हैं? 11। 11th कब ऐड हुआ? 86 अमेंडमेंट 2003 से ऐड हुआ आपका। ठीक है, तो यहाँ किसके आपके उस पे? स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पर ही आपका शुरू किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी। खेलकर कमीशन जो है ना, खेलकर कमीशन जो है, ये खेलकर कमीशन जो है वो आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित जो है वो मंडल कमीशन और केलकर कमीशन है जो आपके रिजर्वेशन वगैरह से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह कमेटी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन pertaining to the third list of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो 3 सूचियां दे रखी हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवृत्ति सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, किस में दे रखी हैं? सर शेड्यूल 7 में ये 3 लिस्ट दे रखी है। उनसे रिलेटेड जो आपके रिलेशन है वो पूछा है। पहला क्या है? क्या द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट आर कॉल्ड रेजिडुअरी सब्जेक्ट। वो विषय जो तीनों सूचियों में नहीं आते वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, है ना। वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं, वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। बिल्कुल सही है ना। उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअरी सब्जेक्ट। रेजिडुअरी सब्जेक्ट पार्लियामेंट के अंडर आते हैं। रेजिडुअरी सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का अधिकार जो होता है, कानून बनाने का अधिकार जो होता है, किसका होता है? संसद का होता है। ठीक है, if there is any conflict between union list and state list then the former prevails। बोल रहा है कि केंद्र सूची और राज्य सूची में अगर कोई विवाद होगा तो केंद्र को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी, केंद्र को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। ये चीज जो है वो संवृत्ति सूची कंकरेंट लिस्ट के लिए होता है। कंकरेंट लिस्ट में तो होता है कि केंद्र और राज्य में अगर विवाद होगा तो यहाँ पे केंद्र को आपका प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन राज्य सूची पर अधिकार राज्य का है, केंद्र सूची पर अधिकार केंद्र का है। तो मतलब दूसरा वाला पॉइंट जो है वो गलत है। दूसरा वाला पॉइंट जो है वो आपका गलत है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, व्हेन द पार्लियामेंट एनेक्ट अ लॉ ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द 2 or more स्टेट देन दैट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट लिस्ट एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर आपका यहाँ पे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं केंद्र सरकार यानी कि पार्लियामेंट से कि आप कानून बनाओ किसी एक राज्य सूची के विषय पे, तो ये बोल रहा है कि क्या वो कानून आपका सभी राज्यों पे लागू होगा? नहीं बेटा। जिन स्टेट्स ने डिमांड की है, जिस भी स्टेट ने डिमांड की है, वो कानून केवल उन राज्यों पर ही लागू होगा, बाकी किसी राज्य पे लागू नहीं होगा। मान लीजिए डिमांड करी आपके नागालैंड और मणिपुर ने मिलके और आपके केंद्र सरकार ने कानून बनाया, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, तो वो जो कानून बनेगा वो केवल आपका नागालैंड और मणिपुर पर लगेगा, वो किसी और स्टेट पर, किसी और राज्य पर वो लागू नहीं होगा। तो ऑल स्टेट जो है वो यहाँ पे ये चीज गलत है, वो सभी राज्यों पर नहीं होगा, उन्हीं राज्यों पर होगा, ऐसा है। तो मतलब ये वाला भी जो है वो गलत है। इसमें क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है करेक्ट वाले, पूछा है आपसे करेक्ट वाले पूछा है। तो केवल ए जो है वो आपका करेक्ट है इसमें, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना, कौन से कथन जो है वो सही है। तो देखो यहाँ पे ये तो दे ही नहीं रखा है। इनकरेक्ट अगर पूछा होता, इनकरेक्ट में तो हम बोल सकते हैं कि इनकरेक्ट में आपके बी और सी इनकरेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आपसे पूछा है, तो करेक्ट तो बेटा केवल ए है ना। हाँ, करेक्ट जो है वो आपका केवल ए है। तो इसका जो आंसर दे रखा है, आंसर क्या दे रखा है बेटा? इसका आंसर सी दे रखा है। ए और बी जो है वो नहीं बेटा, ये आपका यहाँ पे गलत दे रखा है। इसका सिर्फ जो ए वाला है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। आपका यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो है उससे संबंधित कुछ आपके पॉइंट दे रखे हैं। तो देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जो पॉइंट है क्या वो कौन कौन से पॉइंट इसमें से सही है।
पहला पॉइंट देखो, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक रेगुलेशन टू द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन, मेंबर एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। बोल रहा है कि पार्लियामेंट को शक्ति होती है कि वो आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह जो होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, उनके आपकी जॉब, उनकी जो नौकरी है उससे संबंधित कानून बनाए। तो बेटा ये चीज गलत है, ये पावर पार्लियामेंट को नहीं होती, प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं। ये सारी चीजें कौन बताता है? प्रेसिडेंट बताता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो आपका गलत हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 envisaged a post of public service commission for the फेडरेशन एंड प्रोविंशियल। ठीक है, बोल रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था उसमें आपका एक तो फेडरेशन के लिए, संघ के लिए, और एक प्रोविंशियल के लिए यानी कि राज्यों के लिए, उसका जो प्रावधान था वो वहां से आया था। ठीक है, ये बात सही है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था उससे आपका संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान वहीं से आया था। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका सही है। द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन come to be known as the Union Public Service Commission by the virtue of the clause 1 of Article 378 of the Indian Constitution। बोल रहा है कि पहले जो आपका फेडरल कमीशन था, जिसे हम आपका संघ लोक सेवा आयोग जो था, वो बाद में उसका नाम चेंज हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। ठीक है, ये आर्टिकल 378 के पार्ट 1 से हुआ है। ये चीज आपका सही है। बहुत सारे ट्रांजिशंस हुए थे, बहुत सारी चेंजेस हुए थे, तो चेंजेस जो हुए थे वो आपका, उसमें एक चेंजेस ये भी था। तो आपका बी और सी जो है वो सही है, ए आपका करेक्ट इनकरेक्ट है। करेक्ट वाले आपसे पूछे गए हैं, सही वाले आपसे पूछे गए हैं। तो देखो ए वाला गलत है, ये हट गया, ए वाला गलत है, ये भी हट गया, ए वाला गलत है, ये भी हट गया। तो कौन सा बचा? बी और सी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहां पर आपको दिखेगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द अबलिशन ऑफ टाइटल, है ना, आपके उपाधियों के अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, चलो, तो आपको शायद पता होगा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी जो आता है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार जो आता है, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 आते हैं समानता के अधिकार में। और यही अनुच्छेद 18 जो है उसमें बोला गया है उपाधियों का अंत, जितने भी टाइटल्स है उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। किसमें बोला गया है? आपका अनुच्छेद 18 में। नाइटहुड की उपाधि थी, केसर हिंद की उपाधि थी, दीवान साहिब की उपाधि थी, है ना, इस तरीके से जितनी भी उपाधियां थी वो खत्म कर दी जाएंगी। किसमें बोला गया? आर्टिकल 18 में। कौन सी उपाधि रहेंगी जो खत्म नहीं होंगी? शिक्षा और सेना। ठीक है, टाइटल्स बाय एजुकेशन, एजुकेशनल टाइटल, एजुकेशनल टाइटल और आर्मी टाइटल। शिक्षा और सेना से जो आपको उपाधियां मिली हैं, मेजर, ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल, वो सारी उपाधियां आपकी रहेंगी। पीएचडी करते हो आप, डॉक्टर लगाते हो, तो वो वाली उपाधियां आपकी रहेंगी, वो खत्म नहीं होंगी। बाकी सारी उपाधियां खत्म कर दी जाएंगी। ठीक है सर, अब ये बात भी बता दो, क्या अभी हमें कोई उपाधि धारण करनी है तो हम धारण कर सकते हैं? जैसे सचिन को ऑफर किया गया था सर का टाइटल, तो क्या सचिन सर का टाइटल ले सकते हैं? हाँ बेटा, वो ले सकते हैं विद द प्रेसिडेंट परमिशन, राष्ट्रपति की अनुमति से आपका भारतीय नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी टाइटल एक्वायर कर सकता है। ठीक है, बिना परमिशन के आप एक्वायर नहीं कर सकते। पुराने टाइटल सारे खत्म हो जाएंगे आर्टिकल 18 से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। इन इंडिया द स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय, है ना, भारत में जो आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट कौन करता है? देखो, केंद्र के लिए, केंद्र के लिए मतलब आपका स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके लिए आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना, राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति करता है गवर्नर। इसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर, मतलब संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होगा। यूपी का इलेक्शन कमिश्नर है,
अपॉइंट कौन करेगा? यूपी के राज्यपाल। बिहार का इलेक्शन कमिश्नर है, अपॉइंट कौन करेगा? बिहार के आपके राज्यपाल। तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होगा वो नियुक्ति करेगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ। केंद्र का निर्वाचन आयोग आता है अनुच्छेद 324 में। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आता है वो आर्टिकल 324 में आता है। ठीक है, चलो अब आप मुझे कमेंट करके सिर्फ इतना बताओगे कि आपका जो स्टेट इलेक्शन कमीशन आता है वो कौन से आर्टिकल में आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ढूंढने की कोशिश करना। नहीं मिलेगा तो मैं आपका पिंड कमेंट में इसका आंसर कर दूंगा, बट यहाँ पे ये ढूंढने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से आर्टिकल में आपका मेंशन है राज्य का निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल of Indian Constitution, it shall be the duty of every citizen of India to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। आपसे पूछ रहा है ये जो आर्टिकल्स दे रखे ना, इन कौन से आर्टिकल में आपका ये बोला गया है कि भारतीय नागरिक जो होंगे ना वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति, मानवतावाद या जांच या सुधार की भावना को विकसित करेंगे। आप विकसित करोगे क्या? साइंटिफिक टेम्पर की, किसी भी चीज को हम साइंटिफिक वे में सोचें, साइंटिफिकली सोचें, ऐसे नहीं है अंधभक्त की तरह हम सोचें, बिना कुछ सोचे समझे हम आप चीजें फॉलो करें। हम साइंटिफिक टेम्पर किसी को चीजों को लॉजिकल बेसिस पे, रीजनिंग बेसिस पे हम उसे सोचें। ह्यूमनिज्म है ना, हम मानवता की भावना को बढ़ाएं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की कोशिश करें। ठीक है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म, हम कुछ भी चीज जानने की कोशिश करें और उसमें सुधार करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी बोल दिया हमने बिलीव कर लिया, हम वो चीजें डिटेल्ड में जानने की कोशिश करें, उसके बेसिस पे हम जो सुधार हो सकते हैं वो करें। तो ये जो पूरा है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। ये क्या है? आपका मौलिक कर्तव्य है। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो आते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, पार्ट 4A में आते हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन से आर्टिकल में आते हैं सर? 51A आर्टिकल है जिसमें ये आते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन से आर्टिकल में आएगा सर? 51A आर्टिकल में आएगा। 52A जैसा कोई आर्टिकल नहीं है, 49A जैसा या आपका 50A जैसा कोई आर्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता। संविधान में ऐसे कोई अनुच्छेद हैं ही नहीं, केवल ऐसा है आपका क्या? 51A आर्टिकल है जो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी ट्रेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपका बोल रहा है मौलिक कर्तव्य जो हैं आपका, सॉरी, राज्य की नीतियों के निर्देशक तत्व जो हैं, है ना, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, है ना, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई या कहाँ से वो लिए गए थे। ठीक है, डीपीएसपी। अब देखो डीपीएसपी है ना जो आपके संविधान के भाग 4 में आते हैं, किस में आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो आते हैं वो आते हैं आपके डीपीएसपी में। कहाँ से लिया हमने? देश से पूछा जाए तो आयरलैंड, ये हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर आयरलैंड तो है ही नहीं। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। कांग्रेस का 1931 में, 1931 में कांग्रेस का सेशन हुआ था कराची में। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी आपकी सरदार पटेल ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो करी थी, किसने करी थी? सरदार पटेल ने। और यही जो कराची अधिवेशन था, जिसे हम आपका कराची रिजोल्यूशन भी बोलते हैं, जिसे हम आपका कराची रिजोल्यूशन भी बोलते हैं, यहां से दो चीजें आई थी। पहली चीज फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और दूसरी चीज आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। कहाँ से आए? कराची अधिवेशन से, कराची रिजोल्यूशन से, कराची संकल्प से। कब हुआ? 1931 में हुआ। कांग्रेस की अध्यक्षता या इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? सर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी के बेसिस पे फंडामेंटल राइट कमेटी, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? वो अध्यक्ष भी थे आपके सरदार पटेल। ठीक है, चलो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडेड
included the chief minister in the council of ministers of state shall not exceed the total number of member of the legislative assembly। ठीक है, चलो पूछ रहा है कि राज्यों में, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में आपकी जो विधानसभा होती है उसके सदस्यों में कितने प्रतिशत सदस्य अधिकतम आपके मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था कि आपकी गठबंधन की गवर्नमेंट बनी, कोएलिशन गवर्नमेंट बनी। कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या होता था, आप सबको खुश करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को मिनिस्टर बना देते थे। जितने ज़्यादा मिनिस्टर होंगे उतना नुकसान होगा। कई बार ऐसा होता था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, है ना, मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनी, तो आप सारे मंत्रालय दो चार लोग अपने पास ही रख लिया करते थे। तो वैसा ना हो, तो उसकी वजह से आपका 91st अमेंडमेंट हुआ, जो आपका 2003 में हुआ, है ना, 2003 में हुआ 91वें संवैधानिक संशोधन। और इस 91st अमेंडमेंट 2003 से बोला गया कि आपके हाउस में जितने भी मेंबर हैं, हाउस में जितने भी मेंबर हैं उसका 15% स्ट्रेंथ ऑफ हाउस जो है वो आपके क्या होंगे, मिनिस्टर होंगे। ठीक है, सदन की सदस्यता के 15% जो होंगे अधिकतम, वो क्या हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं। ये क्या था, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15%। अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम मंत्री कितने हो सकते हैं, 12 मेंबर। मिनिमम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। तो मैक्सिमम, अधिकतम कितना, 15%। तो देखो यहां पे दे रखा है आपका 15%, है ना, सदन की सदस्यता का 15%। एग्जाम्पल समझ लो, यहां पे लोकसभा की सदस्यता मेंबरशिप कितनी है, 543। तो 543 का 15%। हरियाणा की मेंबरशिप कितनी है, हरियाणा की स्टेट असेंबली में मेंबर्स कितने हैं, 90। तो 90 का आपका 15%। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं यूपी, मेंबरशिप कितनी है, 403। तो ये 403 का 15%। यही अगर मैं बात कर लूं आपका कहाँ की, बंगाल की, मेंबरशिप कितनी है, 294। महाराष्ट्र की मेंबरशिप कितनी है, 288। ठीक है, तो हर राज्य के लिए मंत्रियों की संख्या जो होती है अधिकतम, वो अलग अलग हो सकती है। उस हाउस में, उस राज्य में, विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसका 15% लोगे, उसका आप 15% लोगे मैक्सिमम। मिनिमम सब जगह कितने होंगे, 12 मेंबर। कम से कम 12 लोगों को आप मिनिस्टर बनाओगे। ठीक है, दिल्ली के लिए ये नंबर अलग है, दिल्ली के लिए 10% है। दिल्ली में मैक्सिमम मिनिस्टर जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 7 मेंबर्स आपके मिनिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, चलो, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली इस क्वेश्चन से। ठीक है, आपका ऑप्शन जो है वो सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच रिगार्डिंग द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द पार्लियामेंट। है ना, संसद में जो आपके टर्म्स यूज होते हैं, संसद में जो आपके शब्दावली का इस्तेमाल होता है, वो इनमें से कौन सी सही है या कौन सी गलत है, वो आपको बताना है। करेक्टली मैच वाली बतानी है, सही वाली शब्दावली आपको बतानी है। मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन बिल, विनिमय विधेयक, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, विनिमय विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक किस में आता है, आर्टिकल 114 में आता है, आर्टिकल 114 में आता है। अ मनी बिल पास्ड प्रोवाइडिंग फॉर द विड्रॉल ऑफ एप्रोप्रिएशन फ्रॉम आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए जो आपको बिल पास करना होता है वो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रखा है, बिना एप्रोप्रिएशन बिल को पास किए आप भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, डिमांड ऑफ ग्रांट एंड मार्किंग ऑफ बजटरी एलोकेशन ऑफ मीटिंग ओनली प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स। बोल रहा है कि जितने भी आपके प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, नियोजित व्यय जो होते हैं, केवल उनके लिए मिलता है आपका डिमांड फॉर ग्रांट्स। बेटा गलत है ये, है ना, डिमांड फॉर ग्रांट्स जो होता है केवल उनके लिए नहीं मिलता, बाकी चीज़ों के लिए भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स मिलता है। ठीक है, अगला जो है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है। बोला है फॉर राइजिंग द डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर विच अ नोटिस हैज बीन गिवन टू द मेंबर एंड
सब मेंबर एंड सपोर्टेड बाय 50 मेंबर्स। ठीक है, ये जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है या शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जो होता है, बोल रहा है कि आपका जो चीज़ पब्लिक इंपॉर्टेंस में है, जल्दी से हमें डिस्कस करनी है, जल्दी से हम चाहते हैं कि उस पर डिस्कशन हो, वो आपका यहाँ पे लाई जाती है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि इसमें 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, सपोर्टेड बाय 50 मेंबर। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप हेड ऑफ द हाउस, लोकसभा में अगर आप ऐसा डिस्कशन ला रहे हो, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, उन्हें आप बोलोगे, वो आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है उसे आपका एक्सेप्ट करेंगे तो 10 दिन के नोटिस के बाद वो उस क्वेश्चन को आपका डिस्कशन के लिए ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका होगी, लेकिन 50 मेंबर के सपोर्ट वाली कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। तो मतलब ऑप्शन सी भी जो होगा वो गलत होगा। अब आपसे पूछा है करेक्ट वाले, तो करेक्ट वाले देखो, इसमें एक ही करेक्ट है, ओनली ए, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि आपके बी और सी वाले जो पॉइंट है वो गलत हैं और ए वाला जो है वो आपका सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने बार पूछ लिया, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये आपका, कि 42 अमेंडमेंट 1976 था जिसमें ये आपका हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, which of the following statement are correct regarding the composition of the state legislative council? राज्य की विधान परिषद जो होती है ना, उससे संबंधित आपका पूछ रहा है कि राज्यों की विधान परिषद जो होती है। अब देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से आर्टिकल में आती है? पहली चीज हम याद रखेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो आर्टिकल आपका 171 में आती है, अनुच्छेद 171 में आती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके कॉम्पोजिशन से रिलेटेड पूछ रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फिक्स्ड टू 1/3 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की जो सदस्यता होती है उसका 1/3, 1/3 जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की अधिकतम सदस्यता हो सकती है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि आपका जैसे यूपी में 403 सीटें हैं, तो यूपी की विधान परिषद की जो सदस्यता हो सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ हो सकती है वो 1/3 हो सकती है, किसका? 403 का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला, द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल फिक्स्ड एट 40, है ना, न्यूनतम सदस्यता कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है, बिल्कुल सही है। एक अपवाद हुआ करता था, एक एक्सेप्शन हुआ करता था, वो था जम्मू कश्मीर, जहां सदस्यता 36 थी, लेकिन वो अभी खत्म हो गया है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी सही है। अ टोटल ऑफ 5/6 of the total member of the legislative council are directly elected and 1/6 member are nominated। ठीक है, बोल रहा है कि आपका 5/6 सदस्य जो होते हैं, 5/6 मेंबर जो होते हैं, अगर मैं बोल लूं टोटल 60 मेंबर हैं, तो बोल रहा है उसमें से 50 मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, है ना, और 1/6 मेंबर यानी कि 10 मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके नॉमिनेटेड होते हैं। हाँ बेटा, ये आपका जो 1/6 मेंबर होते हैं गवर्नर नॉमिनेट करता है, राज्यपाल जो है इन्हें मनोनीत करता है, और 5/6 मेंबर जो होते हैं डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कुछ में हम डायरेक्ट खुद भी करते हैं, कुछ में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी करते हैं, कुछ में आपके टीचर्स के लिए वोट होते हैं, कुछ में ग्रेजुएट्स वगैरह के लिए वोट होते हैं। ठीक है, अगला, द नॉमिनेटेड मेंबर्स मेड बाय द गवर्नर कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। बोल रहा है कि जो आपके मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, वो आपके कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं। मनोनीत करेगा कौन? नॉमिनेट करेगा कौन? गवर्नर करेगा। बोल रहा है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो कोर्ट में आपके चैलेंज हो सकते हैं। बेटा ये बात गलत है ना, गवर्नर के या प्रेसिडेंट जो भी मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, आप किसी भी कोर्ट में उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो आपका डी वाला पॉइंट जो है वो गलत है। तो देखो, डी वाला पॉइंट यहाँ आया, ये गलत हो गया, यहाँ आया गलत हो गया, यहाँ आया ये गलत हो गया। एक ही बचा आपका ऑप्शन सी, ए बी सी जो है वो आपके सही है ना, मैंने आपको बताया ना। तो आपका ए बी सी जो है वो सही है और डी वाला जो है वो आपका गलत है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। Which part of the Indian Constitution incorporate the directive principle of state policy?
डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है? हमने शुरू में ही देखे थे ना, सारे पार्ट हमने 11 तक याद किए थे। आपसे जनरली यही पार्ट पूछेगा, 11 तक पूछेगा, 14 15 पूछेगा, 18 पूछेगा, यही सारे पार्ट आपसे पूछता है। ठीक है, चलो तो डीपीएसपी किस में आते हैं सर? पार्ट 4 में आते हैं, संविधान के भाग 4 में आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, है ना, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पार्ट 4 में आते हैं आपके, है ना, गलती से इसे पार्ट 4 समझ लेते हैं, पार्ट 6 है ना, किस में आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा कथन जो है राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है जो सही है ना? कैसे राष्ट्रपति को हम हटाते हैं? प्रेसिडेंट का रिमूवल जो होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट, है ना। वो आपका इम्पीचमेंट जो होता है किस में आता है? आपका आर्टिकल 61 में आता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या आता है? संविधान के अनुच्छेद 51 में आता है आपका इम्पीचमेंट, है ना। राष्ट्रपति का महाअभियोग अनुच्छेद 51 में 61 में आता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इम्पीचमेंट से संबंधित कौन सा आपका जो वो है वो सही है? द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। संसद का कोई भी सदन आपके राष्ट्रपति का महाअभियोग शुरू कर सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा चाहे तो लोकसभा शुरू करे, राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा शुरू करे। The impeachment charges must be signed by 1/3 member of the house in which the process initiated। बोल रहा है कि जो सदन, मतलब अगर लोकसभा शुरू करता है तो लोकसभा के 1/3 सदस्य उस प्रस्ताव पर साइन करेंगे। राज्यसभा शुरू करता है तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य उस प्रस्ताव पर साइन करेंगे। तो बेटा ये गलत है, 1/3 नहीं है, क्या है? 1/4, 1/4 मेंबर साइन करते हैं, 1/3 नहीं करते। ठीक है, तो मतलब ये जो है बी वाला वो गलत है, बी वाला पॉइंट जो है वो गलत है। इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस अ 30-day नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, है ना। महाभियोग के बाद जब महाभियोग उन पे लग जाता है ना, राष्ट्रपति पे चार्जेस लग जाते हैं, साइन हो जाते हैं, तो प्रेसिडेंट को एक नोटिस पीरियड दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि नोटिस पीरियड यहाँ पे उन्हें 30 डेज का दिया जाता है। बेटा बिल्कुल गलत है, 30 दिन का नोटिस पीरियड नहीं दिया जाता, 14 डे नोटिस पीरियड दिया जाता है, 14 दिन की नोटिस अवधि दी जाती है ताकि राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकें संसद में, लोकसभा राज्यसभा में, क्योंकि वोटिंग वहीं पे होनी है। 90 मिनट का स्पीच टाइम दिया जाता है प्रेसिडेंट को, 90 मिनट का संसद में बोलने का समय दिया जाता है राष्ट्रपति को। तो ये 30 दिन नहीं है, ये आपका 30 डेज नहीं है, ये कितना होता है? 14 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन ये वाला सी वाला पॉइंट भी जो है वो गलत है। ठीक है, द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। बोल रहा है कि ये जो आपका इम्पीचमेंट महाभियोग प्रस्ताव जो होगा, जिस सदन में पास होगा उस सदन की सदस्यता का 2/3 मेंबर इसे पास करेंगे। बिल्कुल सही है, मेजॉरिटी लगती है, स्पेशल मेजॉरिटी, टफेस्ट मेजॉरिटी होती है, सबसे आपका टफ वाला हार्ड वाला विशेष बहुमत होता है, जहां 2/3 लिया जाता है सदन की सदस्यता का। जैसे राज्यसभा की सदस्यता कितनी है? 245 सदस्यता है राज्यसभा की, तो कम से कम 2/3 में लगाऊंगा तो आपका 162 मेंबर्स की जरूरत होगी, है ना, 162 मेंबर चाहिए होंगे। अगर आपके मेंबर ही प्रेजेंट हुए कितने? 100 मेंबर, और 100 ने भी अगर आपका फेवर में वोट कर दिया, फिर भी इम्पीचमेंट आपका कंप्लीट नहीं होगा, आपका ये जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कितना चाहिए होता है? 2/3 चाहिए होता है सदन की सदस्यता का। तो मतलब ये वाला पॉइंट भी जो है वो सही है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो होंगे वो सही होंगे। करेक्ट वाले आपसे पूछ रहा है, सही वाले आपसे पूछ रहा है, तो ए और डी जो है वो करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। अगले वीडियो में हम आपका और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आपके डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट्स को चला के चलेंगे, आपके साथ चलाएंगे, ताकि आप जो है वो सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाओ और आप जो CGL है उसमें अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो बेटा लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।